ज़ारमिश अंधाधुंध भागे जा रही थी, बिना पीछे मुड़ के देखे। बारी भर कम लहंगे की वजह से इसे भागने में मसला हो रहा था। नंगे पाँव वो इस जगह से दूर भाग रही थी। पेपर्स को एक नज़र देखा तो दिल में हौक सी उठी कि तभी रात के गुप्त अंधेरे में सड़क पे भागते इसकी आंखों में तेज़ रोशनी की शुआएं पड़ी। वो अपनी दोनों आंखों पे हाथ रख के वहीं खड़ी हो गई। इसे बहुत बुरी तरह चक्कर आए थे। आंखों से हाथ हटाया तो आंखें खुद बहुत बंद होने लगी। ऊपर काले आसमान की तरफ देखते ज़ारमिश ने अल्लाह से मदद मांगी थी। वो नाजुक असाब की मालिक लड़की अब मज़ीद चलने से इस कदर अनकारी हो गई। कमज़ोर दिल की वजह से वह चकरा के वही ज़मीन बोस होने लगी। कुछ देर पहले ज़ारमिश दुल्हन बनी सुहाग की सेज पे बैठी थी। अपने अनजान दुल्हा का वेट कर रही थी। इसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। डार्क मेहरून कलर का लहंगा पहने इसका दो अच्छा रूप इस वक्त क़यामत बर्पा कर रहा था। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अभी कुछ ही देर में इस पे क़यामत टूटेगी। रात के 1 बजे तक वह यूं ही बैठी रही। इसकी कमर में अब शदीद दर्द उठा था कि तभी दरवाज़ा खुला। ज़ारमिश का दिल धक धक करने लगा। आने वाले के कदमों की चाप पे ज़ारमिश को बेचैनी सी महसूस हुई। ये इतना सज सवर के क्यों बैठी है डार्लिंग? नस्वानी आवाज़ पे ज़ारमिश का दिल धक सा रह गया। बेबी, ये पाकिस्तान का रस्म व रिवाज है। नई नवेली दुल्हन तैयार होके लाइक 16 सिंगार करके अपने शौहर का इंतज़ार करती है। अब की बार एक मर्द की आवाज़ पे ज़ारमिश का दिमाग बग से उड़ा। इसने अपना घूंघट खुद ही हटा दिया। एक पल को कामरान का दिल इतनी खूबसूरत दुल्हन देखकर फिसल गया। इसे यकीन आया कि इसकी दुल्हन इतनी खूबसूरत हो सकती है। इसने तो ज़बरदस्ती ये निकाह किया था। वो स्टिल इसे देखे जा रहा था कि सीम ने इसे घूरा। मेरा ख्याल है कि हम जिस काम के लिए आए हैं वो कर लेना चाहिए। 1 घंटे बाद हमारी फ़्लाइट है, हमें निकलना होगा। सीम ने घड़ी पे वक्त देखते उजलत में कहा। फ़्लाइट? कैसी फ़्लाइट और कैसा काम? ज़ारमिश बेड से उतरती अपनी बारी भर कम लहंगा संभाले इनके सामने खड़ी होती पूछने लगी। आहा, यस श्योर बेबी। कामरान ने अपना हाथ में पकड़े पेपर्स को एक नज़र देखा। ये रहा हमारी आज़ादी का परवाना। वो पेपर्स ज़ारमिश के सामने लहराए। मैं कामरान हलील अपने पूरे होश व हवास में। ज़ारमिश, मुर्तज़ा को तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। आखिरी अल्फाज कहते तलाक के पेपर्स ज़ारमिश के मुंह पे मारे। वो बेथराई नज़रों से इन्हें देख रही थी। इन पेपर्स को देखती वो अपनी किस्मत का ये खेल समझने की कोशिश कर रही थी। अब से तुम आज़ाद हो और हम भी। कामरान ने कहते सीम को मोहब्बत से देखा और इसे खुद से करीब किया। डार्लिंग, वो बेचारी तो अभी तक शौक में है। इसे बताओ ना हमारे बारे में। सीम ने इश्तियाक से कामरान को कहा। हम ज़ारमिश, मुर्तज़ा, ये समाब है मेरी बीवी और ओरिजिनल बीवी। तो मैं कौन हूँ? ज़ारमिश ने इन पेपर्स को देखते रौंदे लहजे में पूछा। तुम? सीम ने इसकी तरफ अफसोस की नज़र से देखा। तुम पहले एक मोहरा थी और अब एक तलाक याफ्ता। सीम की बात है। ज़ारमिश का दिल बुरी तरह कांपा। इसने पथराई हुई नज़रों से इन दोनों को देखा जो इस वक्त के फ़िरौन साबित हुए थे। कामरान ने सीम को अपनी तरफ खींचते इसके होंठ पे काबज़ाता इसे फ्रेंच किस करने लगा। ज़ारमिश ने अपनी आंखें सर्दी से मींच ली। आंसू रूठ के गालों पे बह गए। गहरे सांस लेते सीम ने ज़ारमिश की जानिब देखा। चले डार्लिंग, वी आर गेटिंग लेट। एक दूसरे की बाहें में बाहें डाले वो दोनों कमरे से निकले, जबकि ज़ारमिश को अपने पैरों पे खड़े रहना अब मुश्किल हो रहा था। वो इन पेपर्स को कांपते हाथों से इकट्ठा करती, इन पे लिखी तहरीर को पढ़ते अपने नसीबों को रोने लगी। वो किससे कुछ कहती, इसको इसकी अपनी माँ ने ही डुबोया था। इसने तो बस माँ को मना नहीं किया था, इसका इतना हक दिया ही नहीं गया था कि वो इनकार कर सकती। घर का हर फैसला इसकी मम्मा ही तो करती थी। इसकी ज़िंदगी का ये फैसला भी नसरीन बेगम ने खुद ही अपनी मर्ज़ी से किया था। अब किससे कहूँ, कहाँ जाऊँ? मैं इसका दिमाग मौफ हो रहा था। आंटी नज़ाहत, वो यहाँ बस इन्हें ही जानती थी। वो इसकी मम्मा की दोस्त थी और 2 से 3 बार इनके घर आई थी और अपने बेटे कामरान के लिए पसंद कर लिया था। मुझे मुझे नज़ाहत आंटी के पास जाना है। वो अपने आंसू पोंछती सारे पेपर्स हाथ में उठाए कमरे से बाहर निकली। एक लंबी राहदारी को देखते वो सोच में पड़ गई कि किस तरफ जाए। हर सोहमशी का राज था। एक तरफ अंदाज़ा करते हुए आगे बढ़ी और अगले ही पल वो नंगे पाँव भागते हुए इस राहदारी को पार कर गई जहाँ पहले इस पे फूलों की बारिश हुई थी और फूल अभी भी वहीं पर थे। सामने एक कमरे से इसे मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाई दी। वो इस कमरे की जाने बढ़ी। ये क्या कर दिया कामरान ने? नज़ाहत आंटी सर थामे बैठी थी। भाभी फिक्र ना करें, अब ये पानी पिएं। ज़ुबैदा ने पानी का गिलास थमाया। अभी कुछ देर पहले वो निकल के गया था और सब बातें माँ को बता के जहेज़ के लिए 50 लाख भी वो साथ ले गया। हाय, अब कैसे फेस करूँगी सबको? वो लड़की तो अपने घर वालों का सब बता देगी, हमें कौन बचाएगा? नज़ाहत आंटी सर थामे बहन कर रही थी। आप इस लड़की को भी गायब करवा दें। सनी ने अपनी ममानी को मशवरा दिया। क्या कह रही हो? गायब करवा दूँ? कहाँ गायब करवा दूँ इसको? नज़ाहत बेगम ने सनी की तरफ मुतवज्जो होते कहा। ज़ार जो अंदर कमरे में आने ही वाली थी, इनकी बात सुनते ही इसके कदम वहीं जम गए। मतलब वो इसके साथ कुछ भी कर सकते थे। देखिए, मेरी बात सुन लें नुमानी जान, जैसे कि कामरान भाई यहाँ से जा चुके हैं तो हम ज़ारमिश को भी यहाँ से भेज देते हैं। कह देंगे दोनों मियाँ बीवी सरप्राइज़ हनीमून के लिए मुल्क से बाहर चले गए हैं। सनी की बात सुनते ही नज़ाहत बेगम चौंक गई। हम बात में दम तो है,
लेकिन क्या वो मानेंगे हमारी बात? कहेंगे बात करवाओ हमारी बेटी से, फिर ओहो फ़िक्र ना करें, इसकी बाद में देखेंगे। मैंने जो समझाया है इस पे सोचें। पर बेटा इस लड़की को गायब कैसे करें? ज़ुबैदा सनी की वालदा भी हम-ख़याल हुई। ये आप मुझ पे छोड़ दें, इसे मैं अपने पास अपने फ़ार्म हाउस ले जाऊँगा और वहाँ रखूँगा ज़िंदगी भर। वो कमीनी हँसी हँसा था। इसका पहले ही दिल आ गया था ज़ारमिश के, इसकी खूबसूरती देखता वो खुद बेइख्तियार खो चुका था। अब इतना सुनहरा मौका वो ज़ाया नहीं करना चाहता था। भले वो इसकी दुल्हन नहीं बनी, लेकिन दुल्हन तो बनी हुई थी ना, और जिसके लिए वो दुल्हन बनी थी वो तो इसे छोड़ के दूसरे मुल्क भाग गया। अब इस बेचारी ने कितने अरमान सजाए होंगे आज की रात के लिए। अब इन अरमानों को सनी पूरा करेगा। सनी दिल ही दिल में सोचता कमरे से बाहर निकलता, राहदारी अबूर करता कामरान के कमरे के पास पहुंचा। दिल बेइंतहा खुश हो रहा था। बिना निकाह के दुल्हन मिल रही थी, सजी सजाई सेज के साथ। पहले वो सुहाग रात मनाना चाहता था, इसके बाद ही वो ज़ारमिश को अपने फार्म हाउस पे ले जाता। जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला, सामने कोई नहीं था। सनी ने पूरा रूम छान मारा, लेकिन ज़ारमिश कहीं न थी। इसने सख्ती से मुठ्ठियाँ भींची और चलाता हुआ वापस बाहर निकला। ममानी मम्मा, वो गुस्से से बाहर गया था। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? नज़ाहत फिर से घबरा के बाहर निकली। भाग गई है वो? सनी ने नफरत हकारत से कहा। कहाँ? क्या कहा? भाग गई? ऐसे कैसे भाग गई? इसे तो रास्तों का इल्म भी नहीं। नज़ाहत बेगम सर पकड़ के रह गईं। ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, जाओ जाके देखो इसे। ज़ुबैदा ने बेटे से कहते नज़ाहत को संभाला। अब हम गए ज़ुबैदा, वो पहुंच जाएगी अपने माँ बाप के पास, फिर हम किस किस को जवाब देंगे? हाय कामरान, ये क्या किया तूने? वज़ाहत बेगम ने बयान डालना शुरू कर दिया। ज़ार में छुप के कार पोर्च में बैठी थी। तलाक पेपर्स इसके हाथ में थे, जिन्हें वो मिट्टी में दबाए आंसू बहाती बार बार गाल रगड़ रही थी। न जाने किन लोगों में फंस गई हूँ मैं। निकाह के बाद ही तलाक दे दी और अब दूसरा इज्जत पे वार करना चाह रहा है। ज़ारमिश ने अपने अल्लाह से मदद मांगी। वो मासूम तो माँ की जिद की भेंट चढ़ गई थी, इसलिए इस लम्हे सनी बाहर आता दिखाई दिया। ज़ारमिश ने छुप के इसे देखा, जबकि वो वहाँ मौजूद इक्का दुक्का मुलाजमों को आवाज़ देता ज़ारमिश को ढूंढने का कह रहा था, क्योंकि रात के 1 बजे सब मुलाजिम जा चुके थे। सिर्फ 1-2 मुलाजिम ही वहाँ थे जो इनके काबिल एतबार मुलाजिम थे। कुछ देर गुजरी थी कि सनी अपनी गाड़ी में बैठा गेट खुलवाता बाहर निकला था। ज़ारमिश को वहाँ से निकलने का यही मौका सही लगा। वो चुपके से आगे बढ़ती गेट तक पहुंची। सनी की गाड़ी निकल चुकी थी। गेट पे चौकीदार गेट बंद कर रहा था। ज़ारमिश गेट को धक्का देती वहां से बाहर भागी। चौकीदार इसे देखता रह गया। ओ बीबी जी, किधर जाता है आधी रात को तुम? चौकीदार ने इसे पकड़ते रोकते पूछा। प्लीज़ भैया जाने दो मुझे, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। और रोते भी लगते इस पठान चौकीदार से बोली, पर बेटा आज तो तुम्हारा यहाँ शादी हुआ है, फिर तुम कैसे जा सकता है? चौकीदार इसे समझाने लगा। इसने मुझे छोड़ दिया, वो चला गया है, आपको अल्लाह का वास्ता मुझे जाने दें। ज़ारमिश ने इसके आगे हाथ जोड़ दिए, फिर कुछ सोचते जल्दी से अपने गले की चेन इसे थमाई। ये रख लो, प्लीज़ मुझे जाने दो। चेन देखता पठान की आंखें चमक उठी, लेकिन इसका दिल न माना। वो कुछ कहता कि इसके इसी पल अंदर से नज़ाहत बेगम की आवाज़ें सुनाई दी। ज़ारमिश ने डरते हुए गेट के अंदर देखा, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन वो फिर रुकी नहीं। अपना हाथ चौकीदार के हाथ से छुड़ाते वो बहुत तेज़ी से भागी थी। जबकि अंदर नज़ाहत बेगम चौकीदार की आवाज़ें देती कोस रही थी। वो फ़ौरन अंदर की तरफ बढ़ा। क्या तरीका है ये? बंद करो गेट, इतनी रात को गेट क्यों खुला है? नज़ाहत चलाई थी। वो जी सनी बेटा, चौकीदार ने मनाया। बकवास बंद करो अपनी और अपना गेट, और बंद करो गेट। वो बिना इसकी बात सुने अपनी कहते वापस मुड़ गई। जबकि चौकीदार गेट बंद करता अपने हाथों में इस लड़की की चेन देखने लगा। नफ़ी में सर हिलाते हुए अफ़सोस करने लगा। या अल्लाह इस बच्ची की हिफाजत फरमा, आमीन। दिल ही दिल में इस लड़की को दुआ दी। इससे पहले कोई ज़मीन बोस होती, किसी की बाहों ने इसे गिरने से बचा लिया। वो पीछे की जानब गिरी थी, लेकिन मजबूत बाहों की पनाह में आई। इसका चकराता सार इसे होश हवास से बेगाना कर रहा था। वो होश में रहना चाहती थी, लेकिन वो अपने हवास खो रही थी कि तभी इसे महसूस हुआ कि वो हवाओं में है। इस शख्स ने इसे अपनी बाहों में भरा था। वो नहीं जानती थी वो मसीहा था या लुटेरा। लेकिन ज़ारमिश को अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा था। वो अपने बंदे पे इतनी ही आज़माइश डालता है जितनी कि इसके अंदर सहने की ताकत होती है। अपनी इज़्ज़त को इसने अपने अल्लाह के हवाले कर दिया। इसे गाड़ी में बिठाया तो वही ज़ारमिश अपने हवास मुकम्मल तौर पे खो गई और इसके हाथ में पकड़े वो पेपर्स छूट गए। आर्यान आशना ने बहुत ही चुपचाप बैठे शोहर को पुकारा। वो भी अपना 2 साला बेटे को सुला के इसके पास आके बैठी थी। वो गहरी सोच में गुम था। आज बहुत उदासी का दिन था ना। ज़ारमिश की रुखसती सभी को उदास कर गई। आशना ने इसके कंधे के साथ सर टकाया। मम्मा का जल्दबाजी का फैसला मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आशना, न जाने क्यों उन्होंने इतनी कम उम्र में ज़ारमिश को रुखसत कर दिया, जबकि मुझे कहा था सिर्फ निकाह होगा। अचानक रुखसती का प्लान भी बन गया। किसी को बताना ज़रूरी नहीं समझा, किसी से मशवरा तक नहीं लिया, यहाँ तक कि बाबा को भी नहीं पता था। वो भी इस वक्त शौक में थे। आर्यन अपने अंदर का गुस्सा उतार रहा था। फूफो ने बिल्कुल सही नहीं किया, लेकिन
हम में से कोई भी इनके खिलाफ जा नहीं सकता। आशना ने गहरा सांस भरते कहा, बस अब अल्लाह से दुआ करें हमारी ज़ारमिश जहाँ रहे खुश रहे, हमेशा आमीन। आर्यन ने दिल से कहा और मोबाइल उठाते ज़ारमिश को कॉल मिलाने लगा। अरे क्या हो गया है आर्यन, इतनी रात के कॉल मत करें, अच्छा नहीं लगता, सुबह कर लीजिएगा। आशना इसे समझाते उठी थी। पता नहीं मेरा दिल क्यों परेशान है यार, एक बार इसकी आवाज़ सुन लो फिर सुकून आ जाएगा। आर्यन बेबसी से बोला। आशना ने फ़ोन इसके हाथ से लेकर एक तरफ रख दिया। सुबह सुबह कीजिएगा, आज सारा दिन काम करके थक गए होंगे, रेस्ट करें। आशना ने इसके साथ तकिए पे रखते हुए मध्यम आवाज़ में कहा, जबकि आशना के हाथ अब आर्यन के सर पे थे और इसके सर दबा रही थी। आर्यन ने आंखें मूंद ली और कुछ पल अपने दिमाग को सुकून देने लगा। आशना ने इसकी बारी होती हुई सांसें महसूस की। इसने इसके माथे पे बोसा देती मुस्कुराती उठी। वो आज की रात मुर्तज़ा हाउस रुके थे, जबकि आर्यन की अपनी मर्ज़ी से शादी की वजह से नसरीन बेगम ने आर्यन को घर से निकाल दिया था और आर्यन अब अलग घर लेके रहता था, जो कि मुर्तज़ा हाउस से करीब ही था, लेकिन ज़ारमिश की शादी की वजह से वो यहाँ था। ज़ारमिश इसकी इकलौती बहन थी और इसके हाथ इसने शादी के तमाम इंतज़ामात खुद किए थे, सिर्फ़ अपने बाप के कहने पे, जबकि माँ से अभी भी इसकी बोलचाल बंद थी। वो आशना को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इस वजह से हालांकि वो उनके भाई की बेटी थी, लेकिन फिर भी आर्यन का अपनी मन मर्ज़ी से आशना से मोहब्बत का इज़हार इनकी अना को ठेस पहुँचा गया, जिस वजह से वो आर्यन और आशना की शादी के खिलाफ हो गई। लेकिन आर्यन ने भी अपनी मनवा के ही दम लिया। नसरीन बेगम ने आर्यन की शादी के लिए ही यही शर्त रखी थी कि वह शादी करके इस घर में नहीं रह सकता। इस वजह से आर्यन को शादी के बाद घर से जाना पड़ा। मुर्तज़ा हाउस बहुत खूबसूरत और दिलकश बंगला था, जिसकी बाग दौड़ नसरीन बेगम के हाथ में थी। वो जो चाहे जिस तरह चाहे फैसला कर सकती थी। मुर्तज़ा साहब के बड़े भाई रज़ा साहब थे, जो थे तो बड़े और इन्हें घर का सरबराह की हैसियत देनी ही चाहिए थी, लेकिन इन्हें वो हैसियत हासिल नहीं थी और वजह थी नसरीन बेगम। इसलिए वो अपने बेटे के साथ ये घर छोड़ के बहुत पहले ही जा चुके थे। मुर्तज़ा हाउस पहले रज़ा हाउस होता था। मुर्तज़ा साहब और रज़ा साहब की शादी एक साथ हुई थी, लेकिन नसरीन बेगम की छोटी बहन सादिया की शादी रज़ा साहब से हुई थी, जबकि नसरीन बेगम बड़ी थी। इनकी शादी छोटे भाई मुर्तज़ा से हुई थी, पर इन्हें अपना बड़ापन जताना था। वो बड़ी बहन थी और सादिया पे अपना एक रौब रखा। पूरे घर पे उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। रज़ा साहब सादा तबीयत के मालिक थे, वैसे ही सादिया बेगम भी सादिया बेगम भी थी। इनका पहला बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने साद रखा, लेकिन नसरीन को वो एक आंख न बया, क्योंकि नसरीन बेगम से पहले सादिया माँ बन गई थी। वही जब नसरीन बेगम को उम्मीद लगी तो सादिया को नमूने की शिकायत हो गई और वो जानवर ना हो सका। सादिया बहुत रोई, लेकिन अल्लाह की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। नासरीन के घर आर्यन की पैदाइश हुई तो इसके 3 साल बाद अल्लाह ने सादिया की गोद भर दी। यार रजा की पैदाइश पे सादिया बहुत खुश थी, लेकिन बेटी की पैदाइश के बाद सादिया ब्रेस्ट कैंसर के मरीज का शिकार होते हुए जहान फ़ानी से कूच कर गई। सादिया की अचानक मौत ने सबको हिला कर रख दिया। इस सब से रज़ा साहब बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए, लेकिन अपने बेटे की खातिर वो जीने लगे थे। लेकिन बिजनेस वगैरह सब कुछ मुर्तज़ा साहब ने हैंड ओवर कर लिया, पर इन्हें इस चीज़ की बिल्कुल फ़िक्र नहीं थी। वो अपने भाई पे आंख बंद करके भरोसा करते थे। नहीं पसंद थी तो इन्हें नसरीन बेगम पसंद नहीं थी, जिनके पूरे घर में आज़ादारी थी और हर फैसला इनकी मन मर्जी से होता था। और एक दिन उन्होंने रज़ा हाउस का नाम चेंज करके मुर्तज़ा हाउस रख दिया। सादिया की पहली औलाद आर्यन के पैदाइश के 4 साल बाद आदल की पैदाइश हुई। 2 बेटों की माँ बन के वो तो फूले न समा रही थी, बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन साल बाद ही इनकी ज़िंदगी में ज़ारमिश आ गई। ज़ारमिश एक बहुत प्यारी और मासूम और दिलकश बच्ची थी। इसकी गोल्डन आंखें और गोल्डन बाल इसे गैर मामूली तौर पर खूबसूरत बनाते थे। इसके बड़े गुलाबी होंठ और इसमें बला की कशिश थी, जिसकी वजह से हर कोई इसकी जानब खींचा चला जाता था। इस सब के बावजूद नसरीन बेगम ने कभी इसे अपनी गोद में नहीं उठाया था, क्योंकि इन्हें लड़कियों से मोहब्बत ना थी। वो सिर्फ बेटों की माँ कहलवाना पसंद करती थी। वो अपने बाबा के सबसे करीब थी और इन्हीं की बदौलत वो पढ़ाई में यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई थी, वरना नसरीन बेगम का इरादा तो इसे एफए के बाद ही रुखसत करने का था। लेकिन ज़ारमिश को पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन इनकी बहुत करीबी दोस्त इनको मिली और उन्होंने अपने बेटे की शादी का जिक्र छेड़ा। वहीं पे नसरीन बेगम को अपनी बेटी का ख्याल आया। वो इनके बेटे के साथ अपनी बेटी का रिश्ता कर देंगे और फिर इन्हें ज़ारमिश बहुत पसंद आ गई। चट मंगनी और पट शादी वाला काम उन्होंने किया, जबकि घर में कोई भी इस रिश्ते से खुश नहीं था। लेकिन नसरीन बेगम किसी की भी बात का बलहोस खातर न रखते हुए अपनी मर्जी करती गई और सबको निकाह का बोलकर ऐन निकाह के टाइम रुखसती भी कर दी, जिस वजह से आर्यन और इसके बाबा परेशान से थे। मलाइका इस लड़की को होश कब तक आ जाएगा, सीने पे बाजू बांधे वो पुरकशिश मर्द इस वक्त इंतहाई संजीदगी से अपनी दोस्त डॉक्टर मलाइका से पूछ रहा था। कुछ कहा नहीं जा सकता, देखते हैं, शायद ये लड़की किसी डिप्रेशन में चली गई है, जिस वजह से इसको होश नहीं आ रहा। मैंने इंजेक्शन तो दिया है, लेकिन फिर भी ये शायद थोड़ा वक्त लग जाएगा इसको होश में आने में, मलाइका ने बिस्तर से उठते हुए कहा, जबकि ZR की निगाहें बिस्तर पे बेहोश पड़े इस वजूद की तरफ थी, जो दुल्हन के लिबास में अचानक से इस गाड़ी के सामने आ गई और जो आज एक खास मीटिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा था। इस लड़की की वजह से
वो सब प्लान मुलतवी कर गया, फ़िक्र नहीं करो, आ जाएगा होश, मलाइका ने से मुस्कुराते हुए कहा। ज़रदार ने गहरा साँस खींच के मलाइका जा चुकी थी जबकि वो अब गहरी सोच में गुम था। ये लड़की कौन थी और कहाँ से आई? इसकी गाड़ी के सामने ही क्यों आई थी? अब वो ऑस्ट्रेलिया भी नहीं जा सका था और वो अब जाना भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था जब तक इस लड़की का राज़ खुल नहीं जाता। वो कौन थी? मारिया की कॉल पे ज़रदार ने कॉल रिसीव की। ज़रदार कहाँ हैं आप? फ़्लाइट का वक़्त हो गया है, हमें निकलना है अभी। मारिया के परेशान कुन आवाज़ सुनता हुआ चुप सा हो गया। मारिया, मैं नहीं जा पाऊँगा, तुम्हें और सुबहान को ही जाना होगा इस मीटिंग के लिए, मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया है। ज़रदार की बात पे मारिया का मुँह बना। वो अकेले इस्फ़ान के साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन ज़रदार ने फ़ैसला कर लिया था और सभी जानते थे कि एक बार वो जो फ़ैसला कर लेता है, फिर इससे पीछे नहीं हटता। क्या हुआ? क्या कह रहा था? वो नहीं आएँगे, इन्हें कोई ज़रूरी काम है, हमें जाने का बोला। मारिया ने गहरा साँस भरते फ़्लाइट की अनाउंसमेंट सुनी। सुबहान जो ज़रदार को कॉल मिलाने लगा था, अनाउंसमेंट सुनता मारिया को लिए आगे बढ़ गया। वो जानता था ये मीटिंग ज़रदार के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। आज ना सही वो कल भी आ सकता है, मीटिंग 2 दिन बाद थी। फिलहाल इन दोनों को निकलना था। जहाज़ ने ऑस्ट्रेलिया की उड़ान भरी तो मारिया ने नफ़ी में सर हिलाते गहरा साँस भरते एक नज़र साथ बैठे सुबहान को देखा, जो अपने कान पे हैंड फ्री लगाता अपनी आँखें मूंद सीट के साथ टेक लगा गया जैसे वो अकेला हो। इस सड़ियल के साथ मुझे ये सफ़र करना पड़ा। ओह माय गॉड! काश ज़रदार आप आ जाते, इसकी सड़ी शक्ल ना देखनी पड़ती। वो जो समझ रही थी कि वो कानों में हैंड फ्री लगाए, अब इर्द-गिर्द से बेखबर है, ये इसकी भूल थी। वो सब सुन रहा था और अब इसने अपनी आंखें खोलते मारिया को गुस्से से घूरा। अपनी जुबान को कंट्रोल करो। वो दांत चबाते बोला तो मारिया ने इसे मुंह चिढ़ाया। आज रिसेप्शन था और सभी तैयारी में मसरूफ थे। आर्यन सुबह से 10 कॉल्स कर चुका था लेकिन ज़ारमिश कॉल ही पिक नहीं कर रही थी। ओफो आर्यन, चले भी, देर हो रही है, वहाँ चल के बात कर लेते हैं। आशना ने अपने बेटे आजमीर को उठाया आर्यन से कहा। वो अभी रिसेप्शन के लिए निकल ही रहे थे कि नसरीन बेगम को कॉल आई, जिसे सुनते ही वो यकदम परेशान सी हो गई। वो अपनी कीमती साड़ी का पल्लू संभालते वापस घर के अंदर दाखिल हुई। सबको वापस अंदर बुलाएं। वो उन्होंने रिसेप्शन कैंसिल कर दिया। बेमुश्किल कहा, कैंसिल कर दिया? लेकिन क्यों? क्यों किया? आर्यन गुस्सा ज़ब्त करते बोला। वजह तो नहीं बताई लेकिन वो खुद भी परेशान सी थी। वजह अपने पास रखें, वो हम फिर भी जाएंगे अपनी बहन से मिलने। आर्यन ने साफ लफ्ज़ों में अपना फैसला सुनाया। अभी उन्होंने मना किया है आर्यन कि हम ना आए, वो खुद आ रही हैं। नसरीन बेगम ने अपने ऊपर काबू पाते कहा। और ज़ारमिश? आर्यन की टोन अभी भी ज़ारमिश पे अटकी थी। ज़ाहिर बात है वो होगी ना, वो तो पहले है। मुर्तज़ा साहब ज़ारमिश के लिए कल से परेशान थे। वो चाह के भी अपनी परेशानी किसी से शेयर नहीं कर पा रहे थे। इनकी आंखों में बार बार ज़ारमिश का चेहरा आता आन समाता था। बीवी की जिद के आगे वो चुप तो हो गए थे लेकिन दिल इनका सख्त दुखा हुआ था। वो इनका इंतज़ार कर लेना चाहता था लेकिन देख लेते हैं क्या कहना है इन्हें। आशना ने आर्यन को काम डाउन करते हुए वो सब बेचैनी से इनका इंतज़ार करने लगे। भैया, इसे ये ज़ारमिश का नंबर बंद क्यों आ रहा है? आदिल परेशानी से बोला। बस बहुत हो गया, 3 घंटे हो गए इनका वेट करते, इनकी कोई खबर ना। ज़ारमिश को फ़ोन लग रहा है, मुझे अभी इसी वक्त अपनी बहन चाहिए। सुना आप सब ने? आर्यन की आवाज़ काफ़ी ऊंची हो गई। नसरीन बेगम कुछ बोलने लगी कि इसी लम्हे नज़ाहत बेगम अपनी नंद जुबैदा और सनी के साथ इनके घर दाखिल हुई। इन्हें देखकर सब चुप हो गए। ज़ारमिश कहाँ है? आर्यन का पहला सवाल। नज़ाहत बेगम ने जुबैदा की जानब देखा। आपकी बेटी भाग गई है। इनके अल्फाज पे मुर्तज़ा हुस्न के मकीनों पे जैसे बम आन गिरा। ये क्या बोल रही हैं आप? मुर्तज़ा साहब गुस्से से आगे बढ़ के नसरीन ने इन्हें रास्ते में रोक लिया। हाँ तो भाग गई है वो, किसी यार के साथ। अगर वो इस शादी से राज़ी नहीं थी तो क्यों की? बस बहुत हो गया। खबरदार जो मेरी बहन के बारे में एक भी गलत लफ्ज़ कहा तो ज़ुबान खींच लूँगा। आर्यन गुस्से से चिल्लाते हुए बोला। इसके आवाज़ पे सभी का दिल समा। वहीं मुर्तज़ा साहब के दिल में शदीद ठेस सी उठी। मुमानी सच कह रही हैं, वो रात के अंधेरे में ही भाग गई। सारी रात हम सब इन्हें ढूंढते रहे और कामरान भाई शर्म के मारे घर छोड़ के चले गए। इतना बुरा सलूक। सनी भी अब इनके हमज़बान हुआ। आप लोग झूठ बोल रहे हैं, हमारी बहन ज़ारमिश मासूम है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। आदल भी दांत खिचलाता बोला। चुप रहो तुम सब। अगर ज़ारमिश बागी नहीं तो वो कहाँ है? वो क्यों झूठ बोलेंगे? आहर नसरीन बेगम ने गुस्से से सबको चुप करवाते कहा। जबकि इनकी बात सुनते मुर्तज़ा उसके तमाम यकीन हैरत से इन्हें देखने लगे। वो अपनी बेटी के लिए ये सब कैसे बोल सकती थी? क्या वो ज़ारमिश को जानती नहीं थी? इनके हाथों में इनके सामने पली बड़ी थी। अपनी बेटी पे इन्हें भरोसा नहीं था लेकिन अपने सामने खड़े लोगों की बात पे इन्हें यकीन आ गया था। नामुमकिन। अगर दुनिया के सब लोग भी आकर ये कहेंगे तो भी आर्यन मुर्तज़ा यकीन नहीं करेगा। मेरी ज़ारमिश मासूम है, वो ऐसा करना तो दूर सोच भी नहीं सकती। आर्यन घबराते हुए बोला। मेरी ज़ारमिश। मुर्तज़ा साहब का हाथ दिल पे गया और वो लड़खड़ाए थे। सब इनकी जानब भागे जबकि नज़ाहत और ज़ुबैदा आंखों के इशारे से एक दूसरे को कुछ कहती बाहर निकल गई थी। सनी वही खड़ा रहा। बाबा, आप मेरी ज़ारमिश, वो मासूम है, हकलाते हुए बोले। इनका सांस अटक रहा था। आदल, गाड़ी निकालो। आर्यन चलाया और कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल थे। डॉक्टर मुर्तज़ा साहब को आईसीयू में ले गए थे। इनकी हालत बहुत क्रिटिकल थी।
ان को हार्ट अटैक आया था। आर्यन का दिल बहुत बुरी तरह परेशान हो रहा था। एक तरफ बहन का नहीं पता था तो दूसरी तरफ बाबा। इसकी आंखों में आंसू झिलमिलाए। आदिल भाई के पास आता है, इसके कंधे पे हाथ रख गया। वो छोटा था लेकिन वो हौसला रखे हुए था। आर्यन आदिल के गले लगा, कुछ नहीं होगा भाई। बाबा को आदिल खुद को तसल्ली दे रहा था। इतने में डॉक्टर बाहर आते दिखाई दिए। आर्यन और आदिल इनकी तरफ देखने लगे। किसी में हिम्मत ना हुई कि आगे बढ़ के पूछे, आई एम सॉरी, हम इन्हें नहीं बचा सके। डॉक्टर के अल्फाज पे आर्यन और आदिल का तो मानो सांस ही रुक गया। आंसू जो कब से रुके हुए थे आंखों से बह निकले। दोनों भाई आईसीयू की जाने बड़े। मुर्तजा साहब इन्हें छोड़ गए थे। दीवार को थामे आर्यन खुद पे बमुश्किल काबू पाए हुए था, जबकि आदिल खुद को नहीं संभाल पा रहा था। इतने में मोबाइल पे कॉल आने लगी। आशना की कॉल थी, जब जिसे आर्यन अटेंड कर रहा था, लेकिन आर्यन को एक इंसान को इतला देनी थी। वो थे इसके ताया जान, जिनसे कब से ताल्लुक तोड़ा जा चुका था। हाँ, वो अपने बेटे को लेकर मुर्तज़ा हाउस छोड़ के जा चुके थे। कहाँ, कोई नहीं जानता था, पर कुछ भी करके आर्यन को इन्हें ढूंढ के इत्तला करना थी। मुर्तज़ा हाउस जो एक दिन पहले खुशियों का समा पेश कर रहा था, अगले दिन वहाँ घर के सरबराह की मैयत रखी हुई थी। नसरीन बेगम तो सकते में बैठी थी। इनके शौहर कैसे अचानक से इन्हें छोड़ गए। इन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था। आर्यन माँ के गले तक न लगा। आज माँ से वो मजीद बदगुमान हुआ था। इस सब का कसूरवार वो माँ को ही समझता था। सारी रात गुजर गई लेकिन इस लड़की को होश ना आया। ज़ेडार वहीं इसके पास सिंगल सोफे पे बैठा रहा। सुबह सादक के वक्त इस लड़की के वजूद में हल्की सी जनशबिश हुई। वो कुछ बड़बड़ा रही थी। ज़ेडार उठता हुआ इसके करीब आया। ज़ेडार, ओपन योर आइज, इस पे झुका और इसका गाल को थपथपाया। ज़ारमिश की आंखों में कल वाले सारे मंजर घूम रहे थे। इसको अपना गिरना याद आया तो झट से आंखें खोली। आप अपने ऊपर किसी गैर मर्द के झुके देख वो बहुत बुरी तरह पैनिक होती, इसे पीछे धकेलती खुद बेड के कोने से जा लगी। इसकी आंखों में खौफ था। ज़ेडार को सख्त गुस्सा आया, लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर गया। इसे बहुत शदीद गुस्सा आता था और इस गुस्से में वो कुछ भी कर जाता। इसलिए इसका प्रॉपर इलाज हो रहा था। इसकी काउंसलिंग होती थी, जिसमें इसे अपने गुस्से को काबू में रखने का हर तरीका बताया जाता था। इस वक्त भी वो मुश्किल खुद पे कंट्रोल कर पाया। कौन हो तुम और कहाँ से आई हो? मेरी गाड़ी के सामने आने का मकसद सच सच बताओ। किसने भेजा है तुम्हें? किसके लिए काम करती हो? ज़रदार ने इससे अनगिनत सवाल कर डाले। वो बस मुंह देखती रह गई। बोली तो बस इतना कि मुझे घर जाना है। जो पूछा वो बताओ। ज़रदार दांत चबाते गुस्से से बोला तो ज़ारमिश बुरी तरह रो दी। ज़रदार को गुस्से फिर से ज़ब्त करना पड़ा। प्लीज़ मुझे घर भेज दें, प्लीज़ मेरे बाबा के पास, मुझे इनके पास जाना है। घुटनों के गिर्द बाजू लपटे वो शिकन से रोती बोली, ठीक है, मैं खुद तुम्हें घर छोड़ के आऊँगा, अपना नाम बताओ। ज़ारमिश एक पल को ज़रदार के दिमाग में कोई लड़की आन समाई। नहीं, ये वो नहीं हो सकती। फ़ौरन सा झटका। और तुम्हारे बाबा मुर्तज़ा? अब शक की कोई गुंजाइश न बची थी। दुल्हन के लिबास में मेरी गाड़ी के आगे क्यों आई? ज़रदार के माथे पे बेशुमार बाल पड़े। शादी थी मेरी कल। वो रोते हुए बोली। ज़रदार के दिल को कुछ हुआ। सामने बैठी लड़की किसी और की थी। दिल न जाने क्यों बुरा हुआ। अपने आंसू पोंछते हुए बेड से नीचे उतरते ज़रदार के मुकाबले आई। अब वो खुद पे काफ़ी हद तक काबू पा चुकी थी। आप प्लीज़ मुझे बाबा के पास छोड़ आएं, प्लीज़। वो हाथ जोड़ रही थी कि तभी इसकी नज़रें पीछे दीवार पे लगी एक तस्वीर पे जा ठहरी। बड़े बाबा। ज़ारमिश के लबों से अदा होने वाला लफ्ज़ ज़रदार ने बखूबी सुना था। आप बड़े बाबा हैं? वो तो। ज़ारमिश ने हैरान नज़रों से इसे देखते तस्वीर की तरफ इशारा किया। ज़ावियार रज़ा। ज़रदार ने अपना नाम इसे बताया तो अगले ही पल इसके चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ी। इसकी आंखों में आंसू ने जगह बनाई, लेकिन इसका दिल यकदम मुतमईन हो गया कि महफूज हाथों में है। आगे बढ़ती वो बेहतियार ही ज़ावियार के सीने से जा लगी। ज़ावियार एकदम अपनी जगह से हिला और पीछे टेबल से जा लगा। इसने इतनी ज़ोर से ज़ावियार को भींचा कि ज़ावियार को इसकी एहतियारी हैरत में डाल गई। वो इसके गिर्द बाजू बांधे इसके सीने से लगी, शायद अपने गम बुला रही थी। ज़ावियार भैया। वो मुझे कामरान ने तलाक तलाक दे दी। पहली रात वो अपनी बीवी के साथ रूम में आया और रोते हुए ज़ारमिश ने बात अधूरी छोड़ दी। क्या किया इसने? ज़ावियार का दिल किसी सूखे पत्ते की मानद लरज़ा। वो कुछ भी गलत नहीं सुनना चाहता था। वो मुझे छोड़ के अपनी असल बीवी के साथ चला गया। रोते हुए इसे सारी बात बताई। रोना बंद करो ज़ारमिश। ज़ावियार को इसके आंसू अब तकलीफ दे रहे थे। इसकी आंखों के सामने वही 5 साला ज़ारमिश आ गई थी, जिसके आंसू वो बचपन में बीवी नहीं देख पाता था, लेकिन सिर्फ नसरीन बेगम की वजह से इन दोनों बाप बेटा को घर छोड़ना पड़ा। वो आज भी सख्त नफ़रत करता था इनसे। वो इसका कज़न। वो मुझे कैद करना चाहता था अपने फार्म हाउस पे। मैंने इनकी सारी बात सुन ली। ज़ारमिश फिर रो दी। ज़ावियार ने धीरे से इसके आंसू पोंछे। वो सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। ज़ावियार भाई, प्लीज़ आप मुझे बाबा के पास ले जाएं, प्लीज़। वो रिक्वेस्ट कर रही थी। ठीक है, ले जाऊंगा, लेकिन तुम पहले रोना बंद करो। ज़ावियार ने इसे प्यार से कहते बिस्तर पे बिठाया। इसके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करने कमरे से बाहर निकला और अपने बाबा को कॉल मिलाई। वो आउट ऑफ कंट्री थे, लेकिन ज़ावियार की बात सुनते वो बहुत मुतफक्र हुए। फिर इन्हीं
इन्हीं के कहने पे वो ज़ावियार ज़ारमिश को लिए मुर्तज़ा हाउस जाने पे राज़ी हुआ। ज़बरदस्ती ज़ारमिश को धमकी देकर नाश्ता करवाया। तुम कपड़े चेंज कर लो। ज़ावियार ने इसके हसीन सरापे से निगाहें चुराते कहा, नहीं प्लीज़, मुझे बस घर जाना है, प्लीज़ ले जाएं। वो मनमनाई। मजबूरन ज़ावियार इसकी बात मानते ही इसे अपनी शॉल ओढ़े। ज़ारमिश एक पल को स्टिल इसे देखती रह गई, जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह गया था, और इसीलिए बाहर निकला, गाड़ी में बिठाया। अब इनका रुख मुर्तज़ा हाउस की जानब था, जहाँ इनके लिए एक बहुत बड़ी क़यामत इंतज़ार कर रही थी। गाड़ी मुर्तज़ा हाउस के करीब ही ज़ावियार ने रोक ली। वहाँ काफ़ी लोग का जमघटा लगा हुआ था। ज़ावियार ने नज़रअंदाज करते ज़ारमिश की तरफ देखा, जो आंसू पोंछते अपने घर के गेट को देख रही थी, और झट से नीचे उतरते अपने घर की तरफ पेशकदमी करते भागी थी। ज़ावियार गाड़ी में बैठा इसे जाता देख रहा था, और घर की दहलीज अबूर करती अंदर दाखिल हुई तो ज़ावियार ने गाड़ी स्टार्ट करते वापस मोड़ी कि इसके कानों से जो अल्फाज टुकड़े रहे वो इसको एक पल को साकत कर गए। बहुत अच्छे आदमी थे मुर्तज़ा साहब, एक मिनट बात सुने। ज़ावियार ने इन्हें रोका। ये लोगों का हजूम क्यों है यहाँ? अरे मुर्तज़ा साहब की डेथ हो गई है बेचारे, हार्ट अटैक आया है। और वो भी जाने क्या बोले जा रहे थे, लेकिन वो अपने छोटे बाबा की डेथ का सुनकर रह न सका, और दिल खींचा इसी तरफ हमकने लगा। आंखों से आंसू बहने को तैयार थे। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, सामने लोगों का हजूम देखा, और वो उलझी थी। यकबारगी सबकी निगाहें इस पे उठी, और ज़ारमिश की निगाह अपने बाबा की मेज़ पे जा ठहरी। इसको लगा वो खुले आसमान के नीचे आ गई, जहाँ हर तरफ तपती धूप थी। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ आगे बढ़ी। इर्द गिर्द सबका होश मिलाए, सब सिर्फ अपने बाबा की मैयत को देख रही थी, जिनका चेहरा ढका हुआ था। वो लहरा के इनके पास पहुंची। ज़मीन बोस हुई। कांपते हाथों से चेहरे से कपड़ा हटाया तो पूरा जिस्म लरजने लगा। इसी पल नसरीन बेगम ने इसे वहां से खींच के उठाया और खींच के थप्पड़ इसके चेहरे पे मारा। वो पथराई नजरों से गालों पे हाथ रखे माँ को देखने लगी। क्यों आई हो अब यहाँ, सब बर्बाद करके क्यों आई हो? वो चला रही थी। वहाँ मौजूद सब मेहमान इन्हें देख रहे थे, जबकि नज़ाहत और ज़ुबैदा का रंग फक हुआ। मम्मा, इसने बोलने के लिए लब खोले, लेकिन नसरीन बेगम का एक और थप्पड़ इससे पड़ा। फुप्पो, आशना ने आगे बढ़ के रोका। आर्यन और आदल वहाँ मौजूद ना थे। मर्द सब बाहर मर्दान खाने में थे। बीच में मत आओ तुम, ये हमारे घर का मामला है, नसरीन बेगम सख्त गुस्से से चिल्लाई। आशना का हद तक के मारे रंग सुरख हो गया। इसने ज़ारमिश को थाम रखा था, जबकि सामने सबकी नजरें इन पे टिकी थी। लो, पहले शादी के बाद शोर के घर से भाग गई, इस गम में बाप मर गया, और अब वापस आ गई, और अब वापस आई है। जुबैदा ने जहर उगला। ज़ारमिश इनकी बात सुनते ही सर नफ़े में हिलाने लगे। आप कौन हैं और अंदर कैसे जा रहे हैं? आदल ने ज़ावियार को घर की दहलीज पे रोका था, जबकि ज़ायार का ध्यान अंदर की जानिब था, जहाँ इसके छोटे बाबा की मैयत थी। आदि कौन है? पीछे से आर्यन की आवाज़ सुनाई दी तो ज़ायार मुड़ा। वो दोनों एक दूसरे को पहचान गए थे। बहुत ज़्यादा बदलाव कहाँ आया था दोनों में। आगे बढ़ के दोनों एक दूसरे को गले लग गए। ज़ायार ने इसके थपकी दी। ये वक्त कुछ भी कहने का ना था ही नहीं। दुख ही इतना बड़ा था। अभी वो आपस में कुछ बात करते कि अंदर से शोर की आवाज़ सुनते वो अंदर की जाने बढ़े। आर्यन सामने का मंजर देख के दंग रह गया। इसे कहो ये चली जाए यहाँ से, वरना मैं इसे जान से मार दूंगी। कातिल है ये अपने बाप की। नसरीन बेगम अपने हवास में नहीं थी। आर्यन ने आगे बढ़ के ज़ारमिश को थामा और अपने सीने से लगाया। एक तमाशा सा लग गया था मुर्तज़ा हाउस में। भैया भैया बाबा, वो बिलक बिलक के रो दिया। आर्यन, इसे कहो ये चली जाए यहाँ से, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। वो बेपर रही थी। इनकी दोस्त आजरा ने इन्हें संभाला हुआ था। आशना अफसोस से सर हिलाते इन्हें देखने लगी कि इसकी नजरें दरवाजे से आते ज़ावियार पे उठी। वो वही दक रह गई। मम्मा प्लीज़, बहन है वो मेरी, बेटी है आपकी, यूं तो मत बोले प्लीज़, बाबा का जनाजा हो लेने दें, इसके बाद हम बात करते हैं। आर्यन ने इन्हें समझाया। इसकी बात का ही असर था कि वो खुद पे काबू पाती चुप हो गई। ज़ावियार ने एक नज़र इस सूरत पर डाली, जो आज भी नहीं बदली थी। कलमा शहादत की आवाज़ पे सभी एक बार फिर इश्कबार हुए। जनाजा घर के दहलीज के पार ले जाते नसरीन बेगम रोते हुए दहलीज तक चली गईं, जबकि ज़ारमिश वहीं ज़मीन पर गिर गई। आशना ने आगे बढ़ के इसे थामा। ज़ारमिश का दुख वो समझ रही थी। इसे अपने साथ लगाए वो खुद भी रो दी थी। मेहमानों को बहुत सारी बातें करने को मिल गई थी, लेकिन बड़े लोगों के बारे में कुछ भी बोलना इन पे भारी पड़ सकता था, इसलिए सभी एहतियात बरत रहे थे। नसरीन बेगम दोस्त के हमरा घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गई। उन्होंने बेटी को एक नज़र भी ना देखा। कितनी देर वो यूं ही बैठी रही। आशना इनके पास आई। ज़ारमिश, उठो, अंदर चलो। वो कब से साकत दरवाजे को देख रही थी, जहाँ से इसके बाप की मैयत गई थी। वो अभी तक शादी के जोड़े में ही थी। इस पे इसने सफ़ेद शाल रखी थी, जो मर्दाना शाल थी। ज़ारमिश, उठो। अशना ने इसे उठाना चाहा। वो मेकानिकी अंदाज में उठती इसके हमरा अंदर चली गई, जहाँ से नसरीन बेगम, इनकी दोस्ती आजरा और नज़ाहत और ज़ुबैदा मौजूद थी। ज़ारमिश को देखते हुए फिर आपे से बाहर हुई। ये फिर आ गई, इसे कहो ये चली जाए। मनहूस खा गई अपने बाप को। इनके बात पर ज़रमीश ने आंसू रोकते अपनी माँ को देखा। वो वाकई इसकी सगी माँ थी। आज पहली बार ज़रमीश को शक गुजरा। फूफा प्लीज़ संभाले खुद को। आशना ने इन्हें ठंडा करना चाहा। दूर रहो तुम भी मुझसे, तुम सब एक जैसे हो, नाफरमान, किसी की ज़रूरत नहीं मुझे, चले जाओ सब यहाँ से। वो रोते हुए चिल्लाई, मम्मा मम्मा प्लीज़ मेरी बात सुने, मैंने कुछ नहीं किया। वो इनके घुटनों में बैठी थी। वो बात को खो चुकी थी।
वो बाप को खो चुकी थी, अब माँ को नहीं खो सकती थी। मुझे कुछ नहीं सुनना, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उन्होंने अपने से परे धकेला और उठ खड़ी हुई। मम्मा आपको सुनना होगा प्लीज़। वो इनके पास जाते फिर से तेज़ी से बोली। नसरीन बेगम ने मुड़ते हुए इसे ज़ोर का धक्का दिया कि वो अंदर दरवाज़े की तरफ जा गिरी। आर्यान ने इसे अंदर आते थामा। भैया मम्मा देखो भई, ये लड़की रुखसती वाले रात ही घर से भागी, अब बाप के मरने का सुन के वापस आ गई है तो कोई बात नहीं, हम इसे रख लेंगे। हमारी इज़्ज़त के साथ आपकी इज़्ज़त का भी सवाल है। फ़िलहाल कोई इतना भी जानता नहीं, बात टिकी भी जा सकती है। कामरान को मैं समझा लूँगी, तुम बस इसे राज़ी करके हमारे साथ भेज दो। वज़ाहत ने अपना तीर नसरीन बेगम की तरफ फेंका। ज़रमिश तो दंग रह गई। ये गलत कह रही हैं भैया, इनका बेटा मुझे तलाक दे चुका है। ज़ारमिश चिल्लाई थी। इसकी बात पे नसरीन बेगम ने इसे गुस्से से देखा। बहुत कर ली बकवास तुमने, कुछ नहीं सुनना। नज़ाहत अपनी बहू को ले जाओ यहाँ से। नसरीन बेगम ने ज़ारमिश का हाथ थामे नज़ाहत की तरफ फेंका, जिनके चेहरे पे शैतानी मुस्कान सजी थी। मम्मा, आर्यान तड़पा था। बस आर्यान, मैंने फैसला कर लिया, ये यहाँ नहीं रहेगी और इन लोगों को चाहिए जो एक बागी लड़की को फिर से वापस लेके जा रहे हैं। मुझे इसमें अब कोई बात नहीं। आप नहीं बदली बिल्कुल भी। जावेर की बात पे नसरीन बेगम की निगाह जावेर की जानब उठी। वो दरवाजे के साथ टेक लगाए कब से इनका तमाशा देख रहा था। अब एक कदम चलता अंदर आया और नसरीन बेगम के बिल्कुल सामने आन खड़ा हुआ। वो गुस्सा वही, अकड़ा वही, गरूर, कुछ भी नहीं बदला आप में। मिसिस नसरीन मुर्तज़ा, जावेर ने एक एक लफ्ज़ से बातें बोला। जावेर भाई प्लीज़, मम्मा है वो। आर्यान को जावेर का अंदाज़ा बुरा लगा। जावेर एक नज़र आर्यान को देखा और पेपर इसके हाथ में थामे, जो ज़रमिश के हाथ से इसके गाड़ी में गिरे थे। ये तलाक के पेपर्स हैं, तुम्हारी बहन सच बोल रही है। रात को अपनी जान बचाते भागते मेरी गाड़ी से टकराई थी। जावेर की बात पे सभी दंग रह गए। आर्यान ने पेपर्स देखे, वाकई ज़रमिश को कामरान ने तलाक दे दी थी। मम्मा ये सच है। आर्यान दुख से बोलते बहन को गले लगा गया। वो एक बार फिर से रो दी। नज़ाहत छोटा सा मुंह लिए पीछे हटी, लेकिन जुबैदा चुप न रही। अरे झूठे हैं ये कागज़, इसी शख्स के साथ भागी थी ये लड़की। ज़रूर इनकी साजिश है। आप एक औरत हैं इसलिए लिहाज कर रहा हूँ, वरना आपके लिहाज पे ज़ुबान खींच लेता। ज़ाविया इंतहाई गुस्से में बोला तो आर्यान ने इसके कंधे पे हाथ रखा। 1 मिनट से पहले आप लोग यहाँ से चले जाएँ, बाकी कामरान ने यूँ क्यों किया, इसका जवाब वो खुद देगा। अब आप पुलिस का इंतज़ार करें। आर्यान सख्त लहजे में बोला तो वो मुँह झुकाए वहाँ से निकल गई। नसरीन बेगम वहीं अपनी जगह डह गई। ये सब क्या हो गया था? इनकी बेटी को तलाक हो गई, इनका दिल यकीन नहीं कर पा रहा था। ज़ारमिश ने सारी बात आर्यान को बताई। सनी का ज़िक्र करते वो फिर रो दी। ज़ाविया ने लब खींचे, बस मेरा बच्चा अब रोना नहीं। इन सब लोगों को अपने किए का अंजाम भुगतना होगा। आर्यान ने इसका सार अपने सीने पे रख दिया। ज़ाविया उठ के बाहर आ गया। वो अभी इसका सामना नहीं कर सकता था। वो तलाक याफ्ता थी और इद्दत का मामला बहुत नाजुक है। दोनों मियाँ बीवी हलूत में एक साथ नहीं रहे, लेकिन लोगों की नज़र में इसकी रुखसती हुई थी और एक रात बाद वो तलाक लेके वापस आ गए। इस पे इद्दत वाजिब नहीं, पर वो इद्दत कर रही थी, इसमें गुनाह भी नहीं। इसलिए इस बात को हाईलाइट ना किया जाए, वज़ाहत कर दी गई है। इसलिए वो बाहर आता आशना भी से देखती ही इसकी जान बढ़ी। मुझसे क्यों छुपाया साहब? वो शिकवा कना अंदाज में बोला। आशना और जावेद दोनों का राब्ता बहुत पहले से था। जब वो दोनों इत्तेफाकन एक यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ाई कर रहे थे। 1 साल वो साथ रहे। इसके बाद जावेद ऑस्ट्रेलिया चला गया, लेकिन आशना से राब्ता ना हुआ। तोड़ा। आशना ने अपनी और ईरान की शादी की पिक्चर भी जावेद को सेंड की थी, जिस वजह से जावेद ईरान को भी पहचानता था। पिछले 2 माह से आशना ने इसके साथ कोई राब्ता नहीं रखा था और क्यों नहीं रखा था, ये आज जावेद को पता चल गया। कैसे हो तुम? आशना ने इसे धीमे लहजे में पूछा। मुझसे ये सब कुछ छुपा के कहीं क्या? जाविया ने इससे शिकवा किया तो सर झुका। इसकी बात सुनती सर झटकी। बताने लायक कुछ होता जाविया तो बताती ना। जानते हो तुम नसरीन फूफो को कि वो कैसी हैं? सब कुछ बर्बाद हो गया अब। आशना, मैंने तुमसे ज़ारमिश के बारे में जब भी पूछा तुमने यही कहा वो पढ़ रही है, लेकिन अचानक से इसकी शादी, ये जानते हुए कि ज़ारमिश मेरे लिए है, इसके बावजूद तुमने इसकी शादी का मुझे नहीं बताया कि क्या ये गलत नहीं? क्या तुम मेरे जज्बात से नावाकिफ़ थी? ज़ावेर का लहजा तेज़ हुआ। ज़ावेर के पीछे आर्यान को खड़ा देख आशना ने लब खींचे। इसलिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, याद रखना। ज़ावेर इसे कहता हुआ पलटा। आर्यान को देख के एक लम्हे को रुका, लेकिन फिर लंबे-लंबे डाग भरते हुए घर की दहलीज को अबूर कर गया। दोनों माँ बेटी इद्दत में थी। ज़ारमिश की इद्दत 3 माह 10 दिन और नसरीन बेगम 4 माह 10 दिन की इद्दत में थी। नसरीन बेगम को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ, लेकिन इनके हाथ से बहुत कुछ छूट गया था। आर्यान ने इस तमाम अरसे में कामरान को ढूंढने की सर तोड़ कोशिश की, लेकिन वो ना मिला। इसकी फैमिली को भी नहीं पता वो कहाँ है। पुलिस अभी भी कामरान को ढूंढ रही थी। आर्यान का जावियार से राब्ता था। वो ऑस्ट्रेलिया जा चुका था, जबकि इसके बड़े बाबा एक बार मुर्तज़ा हाउस में आए थे सबसे मिलने। इसके बाद वो वहाँ ना आ गई और आर्यान चाहता था कि इसके बड़े बाबा और जावियार घर वापस लौट आएँ। ज़ारमिश यहाँ आओ। आशना ने इसे किचन में खड़े गुमसुम देखा तो पुकारा। वो अच्छे बच्चों की तरह इसके पास आ गई। आज पहले से काफ़ी बेहतर और बहुत निखरी निखरी सी लग रही थी। आज तुम्हारी इद्दत मुकम्मल हो गई है ज़ारमिश, जो होनी
जो होनी नहीं चाहिए थी, पर तुमने अल्लाह की खुशनुदी की खातिर ये किया अपनी रजामंदी से। लेकिन तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ इसके जिम्मेदार हम सब हैं। आशना की आंखें आंसू से भरने लगी। आप रो रो क्यों रही हैं भाभी? इस सब में आपका तो कोई कसूर नहीं। बुरा वक्त तो था सो गुजर गया। मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। ज़ारमिश की नरम हवा आवाज़ पे आशना का दिल दुखा। वो छोटी सी नाजुक सी लड़की इतने मजबूत असाब की हो गई। आशना को अंदाज़ा ना था। काश वो एक बार जावियार को बता देती तो शायद ये सब कुछ ना होता। कहीं न कहीं मैं खुद को भी कसूरवार समझ रही थी। चलो आओ, खाना लग गया, पुप्पो के पास चलते हैं। वो भी काफ़ी उदास हैं आज। मुर्तज़ा अंकल के जाने के बाद तो वो तो बिल्कुल ही बदल गईं। गुस्सा, वो हंकार, वो रही नहीं। आप सही कह रही हैं भाभी, मम्मा बदल गई हैं और ये बदलाव बहुत अच्छा है। वरना बाबा को खोने के बाद मम्मा को नहीं खो सकती। मैं ज़ारमिश की आंखों में आंसू भर आए। इस लम्हे अरयान अंदर दाखिल हुआ और इन दोनों को गले लग गले लगे देखकर एक गहरा सांस भर गया। अरे भई आप आ गए। ज़ारमिश ने आर्यन को देखते ही चहकते हुए कहा और फ़ौरन इसके गले जा लगी। आर्यन के दिल में सुकून सा उतरा। इसकी बहन अब मुस्कुरा रही थी। इसे और कुछ नहीं चाहिए था। मेरी जान, मेरी गुड़िया, हर वक्त यूं ही हंसती मुस्कुराती रहा करो। तुम्हारे भाई को खुशी होती है। आर्यन ने इसके माथे पे लब रखते कहा, मैं खुश हूँ भई। आप आदि और मम्मा मेरे साथ हैं, भाभी मेरे साथ हैं, आप सब मेरे साथ हैं, मैं बहुत खुश हूँ। ज़ारमिश ने आर्यन की तसल्ली के लिए अल्फाज बोले, जबकि इसका दिल किस कदर टूटा हुआ था ये सिर्फ वही जानती थी। इसके कदम अंदर कमरे की जानिब बढ़े तो आर्यन अशना की नज़र अंदाज करता हुआ अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। जिस दिन से ज़ावियर यहाँ से गया था तब से आर्यन ने इससे बातचीत करना बहुत कम कर दी थी। बस ज़रूरत की बात करता था। जब इन दोनों के बीच में एक अजीब सा खिंचाव आ गया था, जब आशना ने महसूस तो किया, लेकिन वो खामोश थी। आर्यन इससे कुछ पूछता तो शायद वो सब कुछ इसको बता देती, लेकिन आर्यन का ये बताओ इसे बहुत बुरा लग रहा था। इसने सिर्फ ज़ावियर की हरी बात सुनी थी, लेकिन क्या वो आशना से सारी बात नहीं पूछ सकता था? रूम में आई तो आर्यन जुम्मा की तैयारी कर रहा था। अपने सफ़ेद कपड़े निकालते हुए बाथरूम में घुसा। आशना वहीं इसके इंतज़ार में बैठ गई। वो चाहती थी कि आर्यन इससे बात करे और वो भी आर्यन को सब बता देना चाहती थी, पर आर्यन इसे मौका ही नहीं दे रहा था। बाहर आते ही इसने आशना पे बिना एक नज़र डाले अपने सोए हुए बेटे की जानिब देखा। इसके माथे को चूमते हुए इसके नरम मुलायम गालों को हाथ से छुआ। इसे अपना बेटा बहुत अजीज और बहुत प्यारा था। आर्यन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आशना ने इसकी जानिब देखते हुए कहा। नमाज के लिए देर हो रही है, वापस आके सुनता हूँ, वो रूखे अंदाज में कहते हुए कमरे से बाहर निकल गया। इसका रूह अपनी माँ के कमरे की जानिब था। इससे मिलता वो मस्जिद के लिए निकल गया। आशना उठ के अंदर की जानिब बढ़ गई। वो जानती थी आर्यन अभी भी इससे कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। वक्त थोड़ा और आगे सरका, हालात बदल गए थे। घर के तमाम फैसले अब आर्यन ही लेता था। नसरीन बेगम शोहर की वफ़ात के बाद बहुत बदल गई थी। सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्यार वो ज़ारमिश और अजमेर से करने लगी थी। पाकिस्तान वापस जाना ज़रूरी है क्या? इस प्रोजेक्ट को भी अभी मुकम्मल होने में वक्त लगेगा। सुबहान और मारिया ज़ावियार को एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने आए थे, तो तुम दोनों को किस लिए रखा है? बाकी का काम तुम दोनों मुकम्मल करो। ज़ावियार ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ भाई, अब तो ज़ावियार रज़ा उर्फ ज़ैड और शादी करेंगे। मारिया ने छेड़ा। हाँ तो तुम दोनों करके बैठ गए हो, अब मैं ना करूं? ज़ावियार का कहका जानदार था। ना भाई, हम नहीं रुकते, आप जाएं और हमारी तरफ से नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। सुबहान ने प्यार से कहते हुए ज़ावियार को गले से लगाया। अनाउंसमेंट हो रही थी और वो ने अल्लाह हाफ़िज़ कहते आगे बढ़ गया। हाँ, वो अपनी असल ज़िंदगी के पास वापस लौट रहा था। ये 5 से 6 माह का अरसा इसने कैसे गुजारा ये वही जानता था। अब मज़ीद अपनों से दूर नहीं रह सकता था। अजमीर के साथ वो पौधों को पानी दे रही थी और अचानक बारिश होने से वो गार्डन में खड़ी पूरी तरह भीग गई। अजमीर को गोद में उठाने के लिए आगे बढ़ी कि 3 साल अजमीर ने इसकी तरफ पानी का पाइप करते इसे मुकम्मल भिगो दिया। ये क्या किया मीर? वो बुरा सा मुंह बनाते बोली, जबकि मेरा मीर खिलखिला के हंस दिया। मीर के साथ वो भी इर्द गिर्द का होश पे बची बनी बारिश में भीगने लगी। सब कुछ मिला के इस वक्त वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रही थी। वो सब जो बहुत पहले करना चाहती थी, लेकिन माँ की सख्ती की वजह से वो कभी सांस भी ऊंचा नहीं लेती थी। आज वो खुल के जी रही थी। वो पूरी भीगी हुई थी जब मेन गेट से गाड़ी एंटर हुई, लेकिन ज़ारमिश की इस तरफ भीड़ थी। वो मीर को बारिश में भिगोती अपनी पाइप से हल्का हल्का पानी भी इस पे गिरा रही थी। गाड़ी में बैठे रज़ा साहब और ज़ावियार ने ये नज़ारा देखा तो ज़ावियार सर खुजाता रूह फेर गया। लगता है इस परी को जल्द ही अपना घर लाना होगा। बेटियों के दम से घर में कितनी रौनक होती है। वो खुशी से बोलते गाड़ी से उतरते अंदर की जाना बढ़े, जबकि ज़ावियार अब की बार मुड़ के इसे भरपूर गहरी निगाह से देखता गाड़ी से उतरता इसकी जाना बढ़ा। मीर खुद भी भीग गई और मुझे भिगो दिया। अब मैं थक गई हूँ, चलो अंदर चलते हैं। वो पाइप एक तरफ गिराते मीर को गोद में उठाने के लिए फिर से आगे बढ़ी कि
पे बुरी तरह फिसलते हुए पीछे गिरने लगी। जावेर जो सीने पे हाथ बांधे खड़ा इसे फुर्सत से नहा रहा था, इसके लड़खड़ा के पीछे गिरने पे फौरन इसे थामा। ज़ारमिश अपने सामने जावेर देखती गंग रह गई। वो तो चला गया था ऑस्ट्रेलिया, फिर कब लौटा? वो सीधी होती इससे दूर हुई। आप अब कब आए? वह सर झुकाए अपनी हफत मिटाते बोली, जबकि जावेर की नज़रों से सख्त कन्फ्यूज हो रही थी। आज ही लौटे हैं। तुम इन 5 माह में काफ़ी चेंज हो गई हो। वो इसे एक निगाह देखता अपने रूह बदल गया। इस वक्त जिस इस वक्त इसके जिसकी जिस्म की तमाम रानाइयों को देखना ज़ावेर के बस की बात न थी। इस वक्त वो दोनों ही भीग गए थे। बारिश रुक तो गई थी, लेकिन अब ठंडी हवाएं चल रही थी। पुप्पो मीर ने इसे पुकारा तो वो इसकी तरफ मुड़ी और इसे गोद में उठा भर लिया। प्लीज़ अंदर चलें। वो इसे देखती अपनी निगाहें ज़मीन पर गाड़ गईं, जबकि ज़ावेर इसे रूह फेरे ज़िल्ला मुस्कुराता अंदर बढ़ गया। अंदर का माहौल रज़ा साहब से ज़ाफ़रान बना था। नसरीन बेगम इसे झिझक रही थी। माजी में हुई अपनी गलतियों की वजह से शर्मिंदा थी। भाभी छोड़े सारी बात, बस मुंह मीठा करें। आज से आपकी ज़रमीश हमारी है। रज़ा साहब ने मिठाई अशना के हाथ में थमाते कहा। अशना ने मुस्कुराए हुए मिठाई का डिब्बा पकड़ा। भाई साहब, आप जानते हैं ज़रमीश की पहली शादी। कुछ मत कहें भाभी, समझ लें वो वक्त आया ही नहीं था। हमारी ज़रमीश कल भी मासूम थी, आज भी मासूम है। ज़रमीश को अशना बाहर ले आई। जावियार ने एक निगाह इस पे डाली। इसका ड्रेस चेंज था, सर पे अच्छे से दुपट्टा ओढ़े वो सीधा जावियर के दिल में उतर रही थी। नसरीन बेगम ने आर्यान की तरफ देखते इसका हाथ थामा। मैंने अपने बेटे का बहुत दिल दुखाया है, मुझे माफ़ कर देना बेटा। ज़ारमिश के लिए पहले मैं अकेले फ़ैसला लेके बहुत पछताई हूँ, लेकिन इस बार मैं चाहती हूँ कि आप सब इसमें शामिल हों। ख़ास तौर पे ज़ारमिश की मर्ज़ी मेरे लिए बहुत अहम है। उन्होंने प्यार से भरी निगाह से ज़ारमिश को देखा, जो रज़ा के एक तरफ सोफ़े पे सर झुकाए बैठी थी। मम्मा, आपका आज का ये फ़ैसला हम सबको दिलो जान से कबूल है। आर्या ने माँ का माथा चूमा। अगर आपकी इजाज़त हो तो ज़ावियर ज़ारमिश को अपने नाम की अंगूठी पहना दे। रज़ा साहब ने जेब से अंगूठी की डिब्बी निकाली। ज़ावियर समेत सबको हैरान कर गए। नसरीन बेगम और आर्यान की रजामंदी के साथ ज़ारमिश की शर्माहट ने माहौल को काफ़ी खुशगवार बना दिया। ज़ावियर ने इसका नरम नाजुक हाथ थामे धीरे से इसकी उंगली में अंगूठी पहनाई। सबने खुशी का इजहार किया। दल ने इनकी कुछ तस्वीरें क्लिक की। नसरीन बेगम की आंखों में आंसू भरे। आज तुम्हारे बाबा होते तो अपने भाई को देख कितना खुश होते। अपनी बेटी का गर्भस्था देख वो उदासी से बोली। आर्यान इन्हें गले से लगाया। मुझे एक बार इनकी कब्र पर ले चलना आर्यान। नसरीन बेगम गुलूगेर लहजे में बोली तो आर्यान ने सीने से लगाते इस बात में सर हिलाया। आर्यान प्लीज़ मीर को पकड़ ले यार, मुझे तैयार नहीं होने दे रहा। बार बार मेरा झुमका उतार देता है। आशना झंझलाए हुए अंदाज में बोली। आज ज़ारमिश की बारात थी और सभी तैयारी में मसरूफ़ थे। बस फ़र्क सिर्फ इतना था, आज की शादी में सबका दिली इत्मीनान था, जबकि मुर्तज़ा साहब की कमी सब महसूस कर रहे थे। आर्यन ने अपने बेटे को गोद में उठाया और दूसरे हाथ से पलट के जाती आशना को अपनी तरफ खींचा। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, इसके गाल पे लब रखते धीरे से कहा तो आशना सर झुकाए धीमा से मुस्कुराई। इन दोनों के बीच की गलतफहमी ज़ावियर ने ही दूर की थी। आर्यन को दुख था कि आशना ने यह बात इससे छुपाई कि वो ज़ावियर से राब्ते में है, और आशना ने खुद को क्लियर करते माफ़ी मांगी कि वो पुप्पो की वजह से ना बता पाई। ज़ावियर ने इनकी सुलह करवाई। वैसे भी इतने दिन बातचीत बंद करके आर्यन से इसे अच्छी खासी सज़ा दे चुका था, लेकिन इतनी बार इसे रोता भी देख चुका था, अब इसे मज़ीद तकलीफ़ ना दे सका। मैं तैयार हो जाऊँ। आर्यन का रोमांस का मूड ऑन होता देख वो रोहन से हुए बोली। पहले बेटा तंग कर रहा था, अब बाप। ठीक है, लेकिन रात को कोई बहाना नहीं चलेगा। आज रात मेरी बाहों में होना चाहिए तुम्हें, वो भी मेरी फ़ेवरेट नाइटी में। आहिस्ता बोले आर्यन। वो चीख गई, जबकि वो अल्टीमेटम देता अज़मीर को लिए बाहर निकला। आज एक बार फिर वो दुल्हन बनी ज़ाविया रज़ा के नाम की सेज पे बैठी थी। दिल 120 की रफ्तार से धड़क रहा था। दरवाज़ा खुला। ज़ाविया अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में ज़ारमिश के लिए गजरे थे। ज़ारमिश ने पलके उठाए इस खूबसूरत इंसान को देखा, जो न सिर्फ खुद खूबसूरत था, बल्कि इसका दिल भी बहुत खूबसूरत था। बहुत प्यारी और मासूम लग रही हो मेरी जान। ज़ाविया ने इसे गजरे पहनाते इसके माथे पे अपने सलगते लब रखे। ज़ारमिश ने कांपती पलकों से इसे देखा और अगले ही पल इसकी आंखों में हमार की लाली देखते वो पलके झुका गई। ज़ाविया इसकी नाज को देखता मुस्कुराया। आपने तो ज़ावियार, प्लीज़ बताएं ना कहाँ लेके जा रहे हैं? यहाँ तो बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। वो इसके साथ चलती जा रही थी। वो एक राहदारी से थी और वो जगह बहुत खौफनाक सा मंजर पेश कर रही थी। ज़ारमिश को आज सुबह सुबह ज़ावियार बिना कुछ बताए इसे अपने साथ यहाँ ले आया था। ज़ारमिश ज़ावियार के साथ चिपके हुए एक एक कदम इसे आगे बढ़ा रही थी कि एक कमरे के पास जाके ज़ावियार रुका और धीरे से इसका दरवाज़ा खुला। ये मेरी जान की मुंह दिखाई। ज़ावियार ने धीरे से इसके माथे पे लब रखे कहा। ज़ारमिश की आंखों में हैरत उमड़ी। अगले ही पल लाइट ऑन होते सामने का मंजर देख के इसका दिल दहल गया। एक चेयर पे कामरान रस्सियों से बंधा हुआ था, जबकि दूसरी चेयर के साथ इसकी बीवी। हाँ, ये वही औरत थी सीम। ज़ारमिश को सब याद आ गया। ये यहाँ पे कैसे आई? ज़ारमिश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हैरत से कुछ भी कहना मुश्किल हो रहा था। ये दोनों मेरी कंपनी में काम करते थे और जब तुम इस रात मुझसे टकराई तो ये मेरी कंपनी के लिए ही फ़्लाइट पकड़ने वाले थे।
آسٹریلیا کے لیے بس تلاش شروع کی تھی۔ یہ دونوں بہروپیے مجھے اپنی ہی کمپنی میں مل گئے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے میں کون ہوں۔ وہی بتایا ان کو کہ میں کون ہوں۔ زاویار نے ان کی طرف نفرت حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، پلیز زاویار، ان کو چھوڑ دیں۔ میں نے ان کو معاف کیا۔ وہ ان کی حالت دیکھتی روندے لہجے میں بولی، تم ان کو معاف کر سکتی ہو، لیکن میں ان کو معاف نہیں کر سکتا۔ زاویار کا لہجہ تیز ہوا۔ وہ غصے کا ایسا ہی تھا، ایک بار غصہ آ جاتا تو خود پہ کنٹرول کھو دیتا۔ زارمش پریشان سی ہو گئی۔ زاویار، میں اپنی نئی زندگی میں پرانی کوئی بھی یاد لے کر نہیں جانا چاہتی۔ میری خاطر، اللہ کی خاطر، اس کے رسول کی خاطر ان کو معاف کر دے، کیونکہ بدلہ لینے والے سے معاف کرنے والا افضل ہے۔ مجھے آپ مل گئے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ زارمش نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے ایک ایک لفظ بہت محبت اور مان بھرے لہجے میں کہا اور دھیرے سے اپنے لب اس کے ماتھے پہ رکھے۔ زاویار کا غصہ یکدم شانت ہوا۔ میں تمہیں اس لیے نہیں یہاں لایا تھا کہ تم ان کے وکیل بن جاؤ۔ زاویار نے خفگی سے کہا، میں کسی کے وکیل نہیں بن رہی، مجھے صرف اور صرف زاویار چاہیے، بس۔ وہ مسکرائی، میری جان، زاویار رضا صرف اپنی زارمش کا ہے اور ہمیشہ اسی کا رہے گا۔ اور باقی آج شام ریسیپشن کے بعد رات کو مزید ڈیٹیل میں بتاؤں گا، میں کتنا تمہارا ہوں اور تم کتنی میری۔ زاویار نے اس کے کمرے کے پیچھے بازو حمائل کرتے ہوئے اسے خود سے قریب کیا تو زارمش شرما کے نظریں جھکا گئی۔ ان دونوں کی مسکراہٹ کی تھی اور زارمش زاویار کو دیکھ کر آج اس بات کو سوچنے لگی کہ اللہ نے فرمایا، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں، تو اسے زاویار رضا جیسا ہی مرد ملنا تھا، نہ کہ کامران جیسا۔ تو آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ شکریہ۔